दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए आर्थिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 6, जिसमें हम कृषि यानी एग्रीकल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इन प्रश्नों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से गहन खेती की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शंस हैं आपके श्रम का अधिक उपयोग, आबादी का उच्च घनत्व, स्वामित्व का छोटा आकार या फिर मशीनरी पर जोर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रम का अत्यधिक उपयोग, आबादी का उच्च घनत्व और मशीनरी पर जोर। ये गहन खेती की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2 और 4। देखिए इस प्रश्न की व्याख्या पर अगर जो हम चलें तो सघन कृषि या जिसको गहन कृषि कहा जाता है, इंटेंसिव फार्मिंग, कृषि उत्पादन की वो प्रणाली है जिसमें उपलब्ध भूमि में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक, कीटनाशक, मशीनरी आदि का उपयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसका मुख्य कारण होता है कि उपलब्ध भूमि पर अधिक आबादी के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। तो याद रखिएगा, गहन खेती या इंटेंसिव फार्मिंग की मुख्य विशेषताओं में श्रम का अधिक उपयोग, आबादी का उच्च घनत्व और मशीनरी और तकनीकी पर जोर, ताकि उपलब्ध भूमि पर अधिक से अधिक आबादी के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन किया जा सके। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ये आपका सही है। कारण है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया चावल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये भी सही है। लेकिन दोस्तों कथन और कारण एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए दोस्तों, मानसूनी जलवायु सभी महाद्वीपों के पूर्वी भाग में 20 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। इसके अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता है। कथन सही हो जाएगा। लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया में मानसूनी जलवायु के साथ साथ नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियों का विस्तार है। इसके कारण यहाँ पर चावल की कृषि विशेष रूप से की जाती है। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में चावल की कृषि के कारणों से मानसूनी जलवायु की उपलब्धता एक प्रमुख कारण है, न कि चावल की कृषि होने के कारण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है चावल उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु का पौधा है। और आप जानते हैं कि चावल जो है ये दुनिया की या विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल के उत्पादन के लिए उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का ये प्रमुख आहार है और ये आर्द्र प्रदेशों में प्रमुखता से उगाई जाती है। दोस्तों चावल का सर्वाधिक उत्पादन आप देख लीजिए कि चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और वियतनाम में होता है। ये 2020 के कृषि और खाद्य संगठन के नवीनतम आंकड़ों पर आधारित है। जलोढ़ मटियार मिट्टी या एलुवियल क्ले सॉइल चावल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में चावल की एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम का सही चयन क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए चीन, भारत, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप देख सकते हैं कि दिए गए विकल्पों में जो ऑप्शन डी है आपका सही उत्तर है। और 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में धान उत्पादन के शीर्ष जो देश हैं उनमें चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस और पाकिस्तान हैं। लेकिन देखिए अगर जो 2020 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और वियतनाम में होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से फसलों के किस समूह को उन क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहां तापमान 20 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो दोस्तों यहाँ पर रबर, चावल और जूट की खेती हो सकती है जहाँ पर इस प्रकार की मौसमी या जलवायुविक परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों, देखिए तापमान 20 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वार्षिक वर्षा 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, वहाँ पर रबर, चावल और जूट की खेती की जा सकती है। अगला प्रश्न है, देखिए कि विश्व में चावल के बृहत्तम उत्पादक और निर्यातक देश कौन से हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा चीन और भारत। देखिए दोस्तों, खाद्य और कृषि संगठन के 2020 के आंकड़ों के अनुसार चावल के बृहत्तम उत्पादक देशों में चीन, भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया हैं। जबकि बृहत्तम निर्यातक अगर जो देखा जाए तो इन देशों में भारत, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और चीन हैं। तो इस दृष्टि से चावल के बृहत्तम उत्पादक और निर्यातक देशों में चीन और भारत दोनों शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, IR5 और CO34 किस खाद्यान्न की उन्नत फसलें हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल। दोस्तों IR5 और CO34 ये चावल या धान की उन्नत किस्में हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किया जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जैपोनिका, औस, अमन या इंडिका। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंडिका। दोस्तों ओराइजा सटाइवा ये धान का वानस्पतिक नाम है। इसे एशिया के चावल के रूप में जाना जाता है। इस चावल की दो उप प्रजातियां हैं। एक प्रजाति का नाम जैपोनिका है जो पूर्वी एशिया के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है, और दूसरी उप प्रजाति का नाम इंडिका है जो एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि जापान में गहन कृषि पद्धति से चावल उगाया जाता है, सही है। जापान में कायिक घनत्व बहुत अधिक है, तो ये भी सही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आप देखिए कि जापान में कायिक घनत्व बहुत अधिक होने के कारण गहन कृषि पद्धति द्वारा चावल उगाया जाता है। यहाँ कायिक घनत्व का तात्पर्य कुल कृषित भूमि पर निर्भर कुल जनसंख्या के अनुपात से है। जहाँ का कायिक घनत्व अधिक होगा वहाँ प्रति इकाई कृषि क्षेत्र पर निर्भर जनसंख्या भी अधिक होगी, जिसके भरण पोषण के लिए अधिक खाद्यान्न या चावल की आवश्यकता होगी। इसलिए कथन और कारण दोनों सहित हैं। साथ ही कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल उत्पादन की दृष्टि से कम है? ऑप्शन है आपका चावल, काफ़ी, रबर या गेहूं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चावल। दोस्तों खाद्य और कृषि संगठन के आंकड़ों के अनुसार देखिए विश्व में कुल उत्पादन की दृष्टि से सभी फसलों में चावल का स्थान गन्ना, मक्का, गेहूं के बाद चौथा है। फिर भी अधिक उत्पादन होते हुए भी स्थानीय स्तर पर उत्पादक देशों में ही उपभोग होने के कारण इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कुल उत्पादन के अनुपात में काफ़ी कम है। कुल चावल उत्पादन के लगभग 5.7% का ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से किस देश में गेहूं उत्पादन के विपरीत भौतिक परिस्थितियों के होते हुए भी गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत अधिक होता है? आप देखिए कि किस देश में गेहूं उत्पादन के लिए विपरीत भौतिक परिस्थितियों के होते हुए भी गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत अधिक है। ऑप्शन है कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया या नीदरलैंड। तो सही उत्तर इसमें नीदरलैंड है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2012 और 2020 के आंकड़ों के अनुसार नीदरलैंड में जो है 85,560 हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर हेक्टोग्राम प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है। अर्जेंटीना में 29,387, ऑस्ट्रेलिया में 14,681 और कनाडा में 35,120। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नीदरलैंड में आवश्यक परिस्थितियों के अभाव में भी भौतिक परिस्थितियों के अभाव के विपरीत यहाँ पर प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन अधिक होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, निम्नलिखित देशों में कौन सा अपने गेहूं उत्पादन का लगभग 2/3 निर्यात करता है, आपको बताना है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना या जर्मनी। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों तब अर्जेंटीना आपका सही था, लेकिन वर्तमान में जो आंकड़े हैं उनमें कनाडा का जो निर्यात है वो 2/3 निर्यात अपने उत्पादन का करता है कनाडा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है, फिर अर्जेंटीना और उसके बाद जर्मनी। तो सही उत्तर वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो कनाडा सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक उत्पादन के आधार पर लगभग अपने गेहूं उत्पादन का 2/3 निर्यात सबसे पहले स्थान पर कनाडा, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पर अर्जेंटीना और चौथे पर जर्मनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में गेहूं के बृहत्तम उत्पादक और निर्यातक देश क्रमशः कौन से हैं? तो आप जानते हैं, यहाँ पर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। देखिए जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया उत्तर थे, लेकिन वर्तमान में आप जानते हैं कि चीन, भारत, रूस, देखिए चीन, भारत और रूस, ये आप देख सकते हैं कि ये गेहूं के बृहत्तम उत्पादक और निर्यातक देश हैं। तो अब जो क्रम हो गया है वो चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा है, जबकि निर्यातक देशों में रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूक्रेन है। इसलिए भारत गेहूं के प्रमुख निर्यातकों में से एक नहीं है, जबकि चीन गेहूं के प्रमुख उत्पादक देशों में एक है। इसके अनुसार विश्व में गेहूं के बृहत्तम उत्पादक और निर्यातक देश देखा जाए तो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न देशों में कौन गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? चीन, भारत, यूक्रेन और अर्जेंटीना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय अर्जेंटीना था, लेकिन जो नए आंकड़े दिए गए हैं यूक्रेन दिया गया विकल्प है, तो यूक्रेन को सही मान लिया जाए। लेकिन संपूर्ण विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक अगर जो मात्रा में देखा जाए तो रूसी संघ है, और गेहूं उत्पादन की मात्रा की दृष्टि से चीन विश्व में शीर्ष है, जबकि भारत का स्थान दूसरा है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि अर्जेंटीना विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों में से एक है। कारण है अर्जेंटीना का विस्तार मध्य अक्षांशों में है। तो सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों आप जानते हैं कि अर्जेंटीना की जलवायु अर्ध उष्णकटिबंधीय प्रकार की है, जहां गर्मी के मौसम में काफ़ी वर्षा होती है, और अर्जेंटीना का विस्तार मध्य अक्षांशों के मध्य होता है। इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेहूं के बीज बोने, अंकुरण तथा प्रारंभिक विकास काल में औसत तापमान कितना होना चाहिए, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए गेहूं मुख्यतः एक ठंडी शुष्क जलवायु की फसल है। बोने के समय 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, और गेहूं की अच्छी खेती के लिए कम तापमान और कम वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो गेहूं की खेती के लिए 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त हैं, और पौधों की वृद्धि के लिए 50 से 60% आर्द्रता उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? तो सही उत्तर हो जाएगा कम तापमान और कम वर्षा। आप देख लीजिए, जहां धान की कृषि के लिए उच्च तापमान और उच्च वर्षण की आवश्यकता होती है, वहीं गेहूं की अच्छी खेती के लिए कम तापमान और कम वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है? ऑप्शन है आपके मक्का, बाजरा, चावल और गेहूं। तो सही उत्तर है मक्का। मक्का इसलिए क्योंकि मक्का की फसल विश्व के सबसे अधिक देशों में उगाए जाने का कारण इसका उपयोग भोजन और पशु चारे दोनों के लिए किया जाता है, इसलिए ये दुनिया के सर्वाधिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मक्का का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आप देख लीजिए, मक्का के 3 सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राज़ील। इसके अलावा अर्जेंटीना है।
भारत का 6वां स्थान है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर विकल्पों में से सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्तमान में देख लीजिए कि सबसे बड़ा उत्पादक देश मक्का का संयुक्त राज्य अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चीन है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर मक्का का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक पूछा है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो उत्तर है मिनीसोटा। देखिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनीसोटा राज्य क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई आटा मिलें हैं और मक्खन निर्माण संयंत्र हैं। दोस्तों, मिनीसोटा का अन्य नाम 10,000 झीलों की भूमि है, क्योंकि लगभग यहाँ 15,000 से अधिक झीलें हैं। मिनीसोटा को नॉर्थ स्टार स्टेट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पट्टी का भाग नहीं है? ऑप्शन देखिए, आयोवा, मिसिसिपी, मिनीसोटा, इलिनॉइस और मिसौरी। तो सही उत्तर है मिसिसिपी। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पट्टी का विस्तार मध्य ओहियो से मध्य नेब्रास्का राज्य तक है, जिसके अंतर्गत पेंसिल्वेनिया, केंटुकी, कनेक्टिकट, मिसौरी, इलिनोइस, इंडियाना, ओहियो, कंसास और नेब्रास्का राज्य शामिल हैं। इसमें आप देख लीजिए कि मिसिसिपी शामिल नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्न राज्यों में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी में स्थित नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, केंटुकी, इंडियाना, इलिनोइस और उटाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उटाह। दोस्तों देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी में उटाह राज्य शामिल नहीं है। इसमें पेंसिल्वेनिया, केंटुकी, कनेक्टिकट, मिसौरी, इलिनोइस, इंडियाना, ओहियो, कंसास और नेब्रास्का राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका के मक्का पेटी में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का प्रमुख उपयोग होता है किस रूप में? देखिए, मानव भोजन, पशुओं के चारे, स्टार्च बनाने या अल्कोहल तैयार करने में। तो सही उत्तर है पशु चारे के रूप में। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का मुख्य उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। और देखिए, पशुओं के चारे के कुल उत्पादन और उपयोग में 95% से अधिक उत्पादन उपयोग मक्का का होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 90 मिलियन एकड़ भूमि पर मक्का उगाया जाता है और बाजरा, जौ, जई का उपयोग भी संयुक्त राज्य अमेरिका में पशुओं के चारे के रूप में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील में। दोस्तों, खाद्य और कृषि संगठन के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व के 24.46 मिलियन हेक्टेयर पर गन्ने का उत्पादन होता है, जिसमें ब्राजील में सर्वाधिक भूमि पर गन्ना यानी शुगर केन का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्राजील के बाद निम्नलिखित देशों में से कौन 2014 में संसार में गन्ने का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक था? तो इसको हम 2014 के हिसाब से नहीं, अगर जो हम नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देखें 2020 के अनुसार, तो भारत ब्राजील के बाद विश्व का गन्ने में सर्वाधिक दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत आपका सही उत्तर हो जाएगा, पहले नंबर पर ब्राजील है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित। कथन है कि क्यूबा गन्ना का विश्व स्तरीय उत्पादक है और कारण है कि क्यूबा एक द्वीप है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपका कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्यूबा गन्ने का विश्व स्तरीय उत्पादक और कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जलवायु कृषि के अनुकूल और मृदा उपजाऊ है, इसलिए यहाँ गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक है और इसे विश्व का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, कथन जो है कि यह एक द्वीपीय देश है, इसलिए ये गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपका कारण सही व्याख्या नहीं करता है कथन का। अगला प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हवाई द्वीप में गन्ने की उत्पादकता कितनी है? तो सही उत्तर है, हवाई द्वीप में गन्ने की उत्पादकता 140 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। हवाई द्वीप में दोस्तों गन्ने की उत्पादकता 140 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से अधिक है और प्रश्नकाल में या 2004 में जो
प्रश्न पूछा था कि विश्व में प्रति हेक्टेयर गन्ने की उत्पादकता के मामले में ये सर्वाधिक है। और 2020 में अगर जो हम देखें, गन्ने की उत्पादकता सर्वाधिक पेरू में है, जो कि 12,37,793 हेक्टोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हवाई द्वीप में गन्ने की उत्पादकता बहुत अधिक है, लेकिन वर्तमान में गन्ना का उत्पादकता सर्वाधिक पेरू में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गन्ना उत्पादन में ब्राजील, भारत और चीन का स्थान कैसा है या किस क्रम में है? तो सही उत्तर है पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए दोस्तों, गन्ना उत्पादन में ब्राजील, भारत और चीन पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के किस क्षेत्र में गन्ना लगभग साल भर कारखानों को प्रदान किया जा सकता है? तो सही उत्तर है हवाई द्वीप में। दोस्तों, गन्ना के लिए उपोष्णकटिबंधीय विशेषकर मानसून जलवायु में अनुकूलतम दशा प्राप्त होती है। गन्ने की कई किस्में उगाकर 4-5 महीने उत्तर भारत, 6 महीने क्यूबा और लगभग साल भर हवाई द्वीप में कारखानों को गन्ना प्रदान किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की कपास मेखला की उत्तरी सीमा का निर्धारण कैसे होता है? तो सही उत्तर है 200 पाला रहित दिन द्वारा। देखिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की पेटी वर्जीनिया के दक्षिण से लेकर पश्चिमी टेक्सास और ओक्लाहोमा क्षेत्र तक विस्तृत है। इस पेटी की बाह्य सीमाएं प्रधानतः जलवायु के विभिन्न तत्वों और भौम्याकृत मिट्टी की उर्वरता तथा अन्य फसलों की प्रतिस्पर्धा और मानवीय आर्थिक दशाओं द्वारा निर्धारित होती हैं। उत्तरी साधारण सीमा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समानांतर है, जो 200 से 210 दिनों की पाला रहित जलवायु द्वारा निर्धारित होती है। और दक्षिणी और पूर्वी सीमाएं पतझड़ ऋतु के 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती हैं, जो कि लगभग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समानांतर गुजरती हैं। 80 डिग्री पश्चिमी सीमा 50 सेंटीमीटर की वर्षा सीमा, जो निषेधात्मक रूप से वर्षा की मात्रा की अनियमितता द्वारा निश्चित होती है, लेकिन अब पश्चिमी सीमा सिंचाई साधनों के विकास से खिसक गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। यहाँ पर आप देख लीजिए कि सर्वोत्तम श्रेणी का जो है, आप देख सकते हैं कपास के उत्पादन के बारे में। सर्वोत्तम श्रेणी का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होता है, ए का तीसरा हो जाएगा। मध्यम श्रेणी का भारत और ब्राज़ील में, और निम्न श्रेणी का मध्य एशियाई गणराज्य में होता है। आप देखिए दोस्तों, ये है कि उत्तम श्रेणी का कहाँ पर उत्पादन होता है, तो आप देख सकते हैं कि सर्वोत्तम श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, मध्यम श्रेणी दोस्तों यहाँ पर मध्य एशियाई गणराज्य में, और निम्न श्रेणी भारत और ब्राज़ील में इसका उत्पादन होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सूची है, इसमें ए 3, 1, 2 जो क्रम है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोत्तम श्रेणी का कपास संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, मध्यम श्रेणी का मध्य एशियाई गणराज्य में, और निम्न श्रेणी का भारत और ब्राज़ील में उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है? तो आप देखिए, जो वर्तमान आंकड़े हैं उसमें विश्व के 3 सबसे बड़े कपास उत्पादक देश भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। तो अब वर्तमान में ये भारत हो गया है, याद रखिएगा। विश्व के 3 शीर्षस्थ कपास उत्पादक देश में भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। कथन है कि मिस्र कपास उत्पादक देशों में से एक है। कारण है कि मिस्र में विस्तृत क्षेत्र पर लावा जनित काली मिट्टी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका कारण ये है कि नील नदी की तलहटी का क्षेत्र होने के कारण मिस्र में कृषि योग्य भूमि का बड़ा हिस्सा जलोढ़ मृदा से निर्मित है, न कि लावा जनित काली मिट्टी से। मिस्र विश्व में लंबे रेशे वाली उच्च कोटि के कपास के लिए प्रसिद्ध है। तो आप जान लीजिए कि मिस्र में कपास का उत्पादन नील नदी घाटी में होता है। कथन ए सही है लेकिन कारण आर जो है वो गलत है। वहाँ पर काली मिट्टी नहीं बल्कि नील नदी द्वारा जो है लाई गई जलोढ़ मृदा का विस्तार अधिक है। अगला प्रश्न है, कपास का प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक कहाँ पर है? तो सही उत्तर है दोस्तों, कपास का प्रति हेक्टेयर उपज जो है वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया
यहाँ पर याद रखिएगा, इस समय आप याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक उपज है 2021-22 में। विश्व में कपास का प्रति हेक्टेयर उपज ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 896 जो है लिंट प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा आप देखिए कि मिस्र में 833, पाकिस्तान में 467 और भारत में जो है ये 466 लिंट प्रति हेक्टेयर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2021-22 में ऑस्ट्रेलिया कपास उत्पादन में जो है कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ब्राज़ील में कहवा के बाग क्या कहलाते हैं? तो बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं कि ब्राज़ील में कहवा के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील में कहवा की कृषि साओ पालो, पराना, एस्पीरिटो, सेंटो और मिनास जेरस राज्यों में की जाती है और यहाँ काफ़ी के बड़े बड़े बाग हैं जिनको फेजेंडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्राज़ील में सघन कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है ब्राज़ील में सघन कॉफ़ी बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में कहवा के 3 अधिकतम उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों ब्राज़ील, कोलंबिया। देखिए ब्राज़ील, कोलंबिया, इथोपिया और आइवरी कोस्ट। लेकिन वर्तमान में अगर जो ये प्रश्न जब पूछा गया था उस समय का था, आप इसको याद मत रखिए, लेकिन 2020 के जो आंकड़े हैं आप इनको याद रखिएगा। कहवा उत्पादन में ब्राज़ील पहले स्थान पर, दूसरे पर वियतनाम, तीसरे पर कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया, इथोपिया, पेरू, होंडुरास और भारत का स्थान आता है। तो 3 राज्यों का जो क्रम हो जाएगा कॉफ़ी के उत्पादन में, शीर्ष राज्य ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया और इंडोनेशिया हैं। भारत का स्थान दोस्तों यहाँ पर देखिए 8वां है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 में विश्व में कहवा का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है आपका? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विश्व में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ब्राज़ील था, लेकिन 2013 में। और वर्तमान में अगर जो आंकड़े देखें तो वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार भी विश्व में कहवा उत्पादन का अग्रणी देश ब्राज़ील है। तो आप देख लीजिएगा, पहले स्थान पर ब्राज़ील, दूसरे पर वियतनाम, तीसरे पर कोलंबिया, चौथे पर इंडोनेशिया, 5वें पर इथोपिया का स्थान कॉफ़ी उत्पादन में आता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, विश्व में कॉफ़ी उत्पादक देश, सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो ये ब्राज़ील है, आप जानते हैं। अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहां 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और जिसकी भूमि ढलवा है, वो किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो सही उत्तर है कॉफ़ी। देखिए दोस्तों, कॉफ़ी या कहवा उत्पादन के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रमुख होती है। इसके लिए 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा, 16 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और ढालयुक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये एक रोपण कृषि फसल है और सर्वोत्तम कहवा 650 से 1500 मीटर ऊंचे पर्वतीय ढालों पर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए इन देशों में विश्व में वर्ष 2013 में चाय के उत्पादन में अग्रणी कौन था? तो 2013 में जो चाय के उत्पादन में अग्रणी चीन था, लेकिन अब हम वर्तमान के आंकड़ों को देखेंगे चाय उत्पादन के। अगर जो 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के जो 4 सबसे बड़े चाय उत्पादक देश हैं उसमें पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर केन्या और चौथे पर अर्जेंटीना है। तो वर्तमान में अगर जो हम चाय उत्पादन के आंकड़ों को देखें तो चीन चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, दूसरे पर भारत, तीसरे पर केन्या और चौथे पर अर्जेंटीना है। अगला प्रश्न है, अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों ये कॉफ़ी या कहवा की किस्में हैं, अरेबिका और रोबस्टा। इसके अतिरिक्त लेवेरिका, एक्सेल्सा ये भी कॉफ़ी की महत्वपूर्ण किस्में हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से विश्व के किस क्षेत्र में चाय का उत्पादन नहीं होता है? आपको बताना है। सिक्यांग घाटी, कैंडी बेसिन, नीलगिरी या कोस्टा रिका? तो सही उत्तर है कोस्टा रिका। दोस्तों दिए गए विकल्पों में चाय की खेती चीन की सिक्यांग घाटी में, श्रीलंका के कैंडी बेसिन में, भारत के नीलगिरी क्षेत्र में होती है, जबकि कोस्टा रिका में चाय की खेती नहीं होती है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उलांग किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? आपको बताना है।
ताइवान, वियतनाम, ब्राज़ील या भारत? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ताइवान। दोस्तों ताइवान चीन की तरह चाय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उलांग चाय, काली चाय और हरी चाय उगाई जाती है। अगला प्रश्न है कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है, जिसमें कहवा, चाय और रबर जैसी फसलें उगाई जाती हैं? तो सही उत्तर है ये बागानी या बागाती कृषि कही जाती है। देखिए बागानी कृषि के अंतर्गत दोस्तों चाय, काफ़ी, रबर, नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ और काजू की कृषि की जाती है। तो ये विशेषीकृत रूप है बागानी कृषि का। अगला प्रश्न है दोस्तों संसार में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों चीन जो है संसार में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक देश है। भारत का स्थान दूसरा है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड भी प्राकृतिक रेशम उत्पादक देशों में जो है महत्वपूर्ण हैं। तो याद रखिएगा संसार में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक चीन है, दूसरे स्थान पर भारत का नंबर आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में रेशम का सबसे बड़ा आयातक देश है? तो आप देखिए ब्राज़ील, इटली, जापान या चीन? तो सही उत्तर है इटली। इटली दोस्तों रेशम का सबसे बड़ा आयातक देश है और विश्व में रेशम का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? ये भारत है। तो ये जो विकल्प दिए थे इनमें जो है दोस्तों देखिए रेशम का सबसे बड़ा आयातक इटली, जबकि विश्व में रेशम का सबसे बड़ा आयातक देश भारत है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक रबर का उत्पादक नहीं है? ऑप्शन है ब्राज़ील, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो सही उत्तर है ब्राज़ील। दोस्तों देखिए विश्व के 10 सबसे बड़े जो रबर उत्पादक देश हैं उनमें थाईलैंड पहले स्थान पर, इंडोनेशिया दूसरे, मलेशिया का 7वां स्थान है, ब्राज़ील 10 देशों की सूची में शामिल नहीं है। रबर उत्पादक देशों में भारत चौथे स्थान पर है। तो याद रखिएगा दोस्तों रबर के मुख्य उत्पादकों में ब्राज़ील शामिल नहीं है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों विश्व का सर्वाधिक रबर उत्पादक देश कौन सा है? तो सही उत्तर है विश्व का सर्वाधिक रबर उत्पादक देश थाईलैंड है, याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया और देखिए पहले स्थान पर थाईलैंड और दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया रबर उत्पादन में है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। इसमें आपने आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कृषि खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जिसमें आपने कृषि उत्पादन, प्रमुख फसलें और उनसे संबंधित प्रमुख किस्में और उनके क्षेत्रों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस खंड के लिए कि जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं उस समय और वर्तमान में पूछे जाने वाले प्रश्नों में डेटा का अंतर आ जाता है, उत्पादक देशों का क्रम अंतर आ जाता है और उत्पादन जो है होता है जिस चीज़ का, जिस फसल का, तो उसमें भी अंतर आ जाता है। तो इसलिए आप करंट डेटा जो कृषि और फसलों के उत्पादन का है आप उनको तैयार करेंगे। टीजीटी परीक्षा के आसपास जो है टीजीटी पीजीटी परीक्षा जब आयोजित होगी उस समय हम वर्तमान के जो कृषि और फसलों के उत्पादन के आंकड़े हैं वैश्विक और भारत के संदर्भ में हम दोनों आपको तैयार करवा देंगे, ताकि आप नवीनतम आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों को सही सही अटेंड कर सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।